हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हो? ठीक ठाक हो बच्चों? कैसी चल रही है लाइफ आपकी? बेकार? बेटे अब तो काम भी ज्यादा नहीं मिल रहा, कुछ भी ज्यादा नहीं मिल रहा, अब क्या बेकार? अब तो ठीक है तुम्हारी लाइफ, इससे अच्छी लाइफ और क्या होगी? बेटे जब जिंदगी यही है तो अब क्या बता सकता हूं मैं आपके बारे में। आप पता नहीं कल क्या बेकार बेकार सा पढ़ रहे थे, मजा बड़ा आ रहा था आपको क्योंकि आसान लग रहा था। और था वो बेकार, किसी काम का नहीं। आपको तभी मजा आता है जब किसी काम की चीज ना हो। आप लोगों ने कल पता नहीं क्या पढ़ लिया था कि रिकंसिलेशन प्रॉफिट एज पर, पता नहीं वो था, कैश बुक, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल क्या था, अच्छा प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक और प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक, दोनों में डिफरेंस होता है। डिफरेंस के रीजन थे, रीजन मेरे ख्याल एक तो एक्सपेंसिस था, वो एस्टिमेट बेस पर होते हैं, वो एक्चुअल बेस पर होते हैं, और वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक था, वैल्यूएशन ऑफ मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन था। बताओ ना और क्या था? मेरे को दिख जा रहे क्या पढ़ के क्या आए हो, बताओ मुझे। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन था, और कुछ खर्चे ऐसे थे जो फाइनेंशियल नेचर के थे, कुछ इनकम ऐसी थी जो फाइनेंशियल नेचर की थी, और बाकी कुछ नहीं बताया था मेरे ख्याल। तो मैंने कहा था अगर कभी रिकंसिलेशन अकाउंट बनाने के लिए कहे तो अकाउंट भी बना लेना, याद है आपको? हाँ, तो आपने कहा था अगर कहेगा तो बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। मैं कहा वो कोई बात नहीं। फिर आप आगे चले गए तो आपने मुझे बताया कि सर एक कोस्ट शीट होती है, उसमें ना ऐसे बनता है। मैंने कहा कैसे बनता है? आपने कहा सर आपको पता नहीं। मैंने कहा ना। आपने कहा सर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये क्या हो जाएगी? प्राइम कॉस्ट। बोलो बच्चों, प्राइम कॉस्ट। फिर आपने कहा सर फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ो, बन जाएगी ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP करो माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP करो, तो फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू फैक्ट्री करो, तो ये बन जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मैंने कहा ओके। आपने कहा सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जोड़ो, ये बन जाएगा गुड्स अवेलेबल, माइनस करो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये बन जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैंने कहा ओके। आपका इसे आगे लेके जाओ, इसमें सेलिंग ओवरहेड जोड़ो, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू सेल जोड़ो, तो ये बन जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल। मैंने कहा अच्छा। आपने कहा कॉस्ट ऑफ सेल्स को आगे लेके जाओ, प्रॉफिट जोड़ो, बनेगी सेल्स। मैंने कहा बड़े इंटेलिजेंट, आपको सारी बातें आती हैं। आपने कहा सर सारी बातें तो आती, आज नई बात सिखाएं। मैंने कहा सिखाओ। आपने कहा फिर कुछ नहीं, अब हम आपको सिखाएंगे रॉ मटेरियल का कैसे करते हैं, WIP का कैसे करते हैं, और फिनिश गुड्स का कैसे करते हैं। मैंने कहा रॉ मटेरियल का मुश्किल है क्या? आपने कहा आपको कहा ना चुपचाप WIP और फिनिश गुड्स आ गया। मैंने कहा हाँ। आपने कहा पहले इसकी प्रैक्टिस कर। मैंने कहा मैं करके आया हूं। आपने कहा ना, मैं लिखवा रहा हूं एग्जाम्पल, तब कर। लो पहले मैं प्रैक्टिस ही करा रहा हूं उस टॉपिक की। चलो लिखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 8। लो जी एग्जाम्पल नंबर 8। डायरेक्ट मटेरियल ₹10,000, डायरेक्ट लेबर ₹20,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ₹30,000, फैक्ट्री ओवरहेड ₹40,000, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ₹4,000, इंक्लूडिंग ₹3,000 रिलेटेड टू फैक्ट्री। यहां तक बात समझ में आ गई? आगे लिखो सेलिंग ओवरहेड 3,000, ठीक है। आपको दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक।
आपको अब की बार रो मटेरियल का भी दिया हुआ है, रो का 1,000 रुपये और 4,000 रुपये। आपको WIP का भी दिया हुआ है 2,000 रुपये और 5,000 रुपये। आपको फिनिश गुड्स का भी दिया हुआ है 3,000 रुपये और 1,000 रुपये। अब आगे लिखो आप सेल्स, ₹1,10,000। प्रिपेयर कोस्ट शीट, आपने कोस्ट शीट बनानी है, प्रिपेयर कोस्ट शीट। चलें, प्रिपेयर कोस्ट शीट। चलो आगे आ जाओ, बताए मुझे डायरेक्ट मटेरियल कितना है। यहां गलती होती है, डायरेक्ट मटेरियल जो ये गिवन है ना, ये परचेज है, मुझे लेना होता है कंज्यूम्ड। जो रॉ मटेरियल का स्टॉक है मैं वो यहीं एडजस्ट करूंगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितने रुपए है, 1,000 प्लस परचेज, कितनी परचेज है 10,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितने रुपए है 4,000, तो 7,000 रुपये मटेरियल आ गया। आपको समझ में आ गई रॉ मटेरियल क्या करना है, कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम किया, मुझे वो लेना है। रॉ मटेरियल तो हो भी गया, अभी तक मैंने क्वेश्चनों में रॉ मटेरियल नहीं दे रखा था, अभी कंज्यूम ही ले रहा था मैं उसको। आगे अब डायरेक्ट लेबर, वैसे कोई आउटस्टैंडिंग प्रीपेड लेबर हो तो वो एडजस्ट हो जाती है, यहां पर नेट लेबर आती है, रियल की लेबर। जैसे आप बनाते हो यार, आप फाइनल अकाउंट नहीं बनाते क्या, वह क्या करते हो, मान लो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल कंज्यूम ले तो लेते हो, उसके बाद आप वेजिस है, कोई आउटस्टैंडिंग प्रीपेड तो एडजस्ट करके तो लेते हो, बिल्कुल वही है सब कुछ। डायरेक्ट लेबर कितनी है 20,000। डायरेक्ट लेबर के बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने रुपए हैं 30,000। ये क्या चीज आ गई, प्राइम कोस्ट कितने रुपए 57 प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, कितने हैं फैक्ट्री ओवरहेड 40,000। ये क्या चीज आ गई, ग्रोस फैक्ट्री कोस्ट कितना आ गया 97 प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP कितना है ओपनिंग क्लोजिंग 2,000 और 5,000। ये आ जाएगा फैक्ट्री कोस्ट, क्या आ जाएगा ये फैक्ट्री कोस्ट या प्रोडक्शन कोस्ट कह सकते हैं आप इसे। कितना आ गया, वर्क कोस्ट कह सकते हैं। 3 लेस कर दो, प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू फैक्ट्री, रिलेटेड टू फैक्ट्री कितने रुपए रिलेटेड टू फैक्ट्री 3,000 नहीं, हाँ 3,000, तो ये आ गई 97 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या ऐड करूं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक कितना फिनिश गुड्स का 3,000, ये आ गया गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, एक लाख माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है 1,000, डेट इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 99,000 प्लस सेलिंग ओवरहेड। समझ में आ रही बच्चों आपको,
कितना है सेलिंग ओवरहेड? 3000 प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ये रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं है, 1000, तो ये क्या आ गई? कॉस्ट ऑफ सेल्स 1,03,000। समझ में आ रही है आपको पूरे फॉर्मेट? अब तो ध्यान हो गया होगा। प्लस क्या करेंगे इसमें? प्रॉफिट। कितना आ गया बोलना? सेल्स कितनी है? 1,10,000, तो 7,000 का प्रॉफिट। मैं आपको सच बताऊं, मैं क्यों सिखा रहा हूं ये आपको? मैं रिकंसिलेशन करवाऊंगा, कॉस्ट की बुक्स बनाकर नहीं दूंगा, आपको प्रॉफिट खुद निकालने होंगे। खुद कैसे निकलेंगे? जब ये बनाना आता होगा। हाँ या अभी 7,000 के प्रॉफिट्स है। चलो, कोई डाउट आपको? ये क्वेश्चन किसी से समझ में आ गई है? मतलब आप मेरी बात समझे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रो प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रो मटेरियल, ये आ गया मटेरियल कंज्यूम्ड, ये हो गया डायरेक्ट मटेरियल, फिर डायरेक्ट लेबर, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्या आ गई? ये प्राइम कॉस्ट, प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, क्या बन गई? ये ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट, प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, क्या बन गई? ये फैक्ट्री कॉस्ट, प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन। वैसे यहां पर एक दो चीजें और भी आती हैं, अभी नई अमेंडमेंट आई थी उस वजह से यहां पर आती है। पहले तो ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड किसी और तरह से चलते थे, नई अमेंडमेंट आई थी, उन्होंने कहा था बिजनेस में जो खर्चे होते हैं ना, पहले तो हम शुरुआत में तो 3 भागों में बांटते थे, फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग। बाद में आई कि एडमिनिस्ट्रेशन को अलग से ना जोड़ा जाए, या तो इसमें जोड़ दिया जाए या इसमें जोड़ दिया जाए, अलग तो जरूर करो। अब तो नई अमेंडमेंट आ चुकी कि खर्चे कई टाइप से डिवाइड होने चाहिए। जैसे एक होता है क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट खर्चे, इसको आप फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग में तो डालेंगे, लेकिन आप ये भी देखिए कि आपने कोई खर्चा किया क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट होता ये है। फैक्ट्री में जब सामान आता है तो उसकी क्वालिटी डिपार्टमेंट बनाते हैं हम कि क्वालिटी चेक करो इसकी, जो हमारे मानक है, मतलब स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड से मैच करता है कि नहीं करता। अगर नहीं करता तो कैंसिल कर देते हैं ऑर्डर को। क्वालिटी कंट्रोल, उसमें खर्चा होता है डिपार्टमेंट का। एक और होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आजकल एक और नया डिपार्टमेंट आ गया रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो बार बार चेक करते रहते हैं क्या किसी और तरह से प्रोडक्शन की जा सकती है, नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। तो आपका क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, और प्राइमरी पैकिंग, शुरू में जब सामान आता है तो उसकी पैकिंग करके रखा जाता है ताकि ये हमारा सामान खराब ना हो जाए, बाद में चेंज होता रहता है। उसके बाद में जैसे रॉ मटेरियल आया उसको पन्नियों में भर भर के रखा गया है, प्राइमरी पैकिंग बोलते हैं। तो हमें ये 3 खर्चे और भी ऐड करने होते हैं यहां पे, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्राइमरी पैकिंग। हाँ, अगर प्राइमरी पैकिंग कुछ बिक जाए, मान लो हम गत्तों में सामान लेकर रखा हमने, बाद में गत्ते बिक गए, तो यहां पे उसको माइनस भी कर देते हैं, सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ प्राइमरी पैकिंग। ये 3 चीजें और यहां पर ऐड की जाती है, अभी मैं आपको करवाता हूं, चिंता ना करें। और फिर बन जाता है ये प्रोडक्शन कॉस्ट, फिर वही वाला सेट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस सेलिंग ओवरहेड प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अगर कोई सेकेंडरी पैकिंग है तो यहां पर ऐड होती है सेकेंडरी पैकिंग। सेकेंडरी पैकिंग होती है आपके घर सामान भेजा गया, एक स्पेशल गत्ते में पैक किया गया, ये सेल पर ही होती है, स्पेशल से कार्टन बनाकर ट्रांसफर किया गया ताकि सामान खराब ना हो जाए। और फिर आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स, और फिर ऐड करते हैं प्रॉफिट्स, और तब आती है सेल्स। मैं एक काम करता हूं, पहले थ्योरी में एक क्वेश्चन आपको देता हूं, लिख रहे हैं थ्योरी में, लिखते हैं इसको, थ्योरी में चलो।
थ्योरी में चलें, जहां पे आपने रिकंसिलेशन लिखा हुआ है उसी के नीचे लिखे कोस्ट शीट, कोस्ट शीट, कोस्ट शीट। लिखो। आप लिखना शुरू करो। कैसे लिखाऊं कोस्ट शीट में? आपको वैसे ध्यान है ना सारा? चलो अगर ध्यान है फिर तो लिखवाई दूं। कैसे लिखवाना है? एक सेकंड। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये आ गया मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या आ गया ये? मटेरियल कंज्यूम्ड। आगे लिखिए डायरेक्ट लेबर अब लिखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये क्या चीज आ गई? प्राइम कॉस्ट। क्या आ गया ये? प्राइम कॉस्ट। मैं यहां पे किसी और पेन से लिख देता हूं, प्राइम कॉस्ट। अब आगे लिखें। क्या लिखूं प्राइम कॉस्ट के बाद? वर्क्स, फैक्ट्री या प्रोडक्शन ओवरहेड। ये क्या चीज आ जाएगी? जल्दी बोलो। ग्रोस वर्क्स, फैक्ट्री, प्रोडक्शन कोस्ट। किस किस में मेरी बात समझ में आ रही है यहां तक? पक्का? ऐड करो प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस करें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। दैट्स कॉल्ड फैक्ट्री वर्क्स प्रोडक्शन कोस्ट। आगे चले, लिख लिया यहां तक? बोलो यार, लिखो आगे। प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू फैक्ट्री। फैक्ट्री से रिलेटेड कितने हैं? प्लस क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट प्लस रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट प्लस प्राइमरी पैकिंग माइनस सेल ऑफ प्राइमरी पैकिंग। ये आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब क्या करें इसमें? प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ये आ गया गुड्स अवेलेबल फॉर सेल।
माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये बन गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ऐड करें सेलिंग ओवरहेड, ऐड करें एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड नॉट रिलेटेड टू फैक्ट्री, जो फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है, माइनस प्लस कर लो सेकेंडरी पैकिंग, अगर कोई सेकेंडरी पैकिंग है और सेल ऑफ सेकेंडरी पैकिंग है तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा अगर सेल ऑफ सेकेंडरी पैकिंग है तो। ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट तो आएगा सेल्स। किस किस को फॉर्मेट पूरा समझ में आ चुका है कि सर फॉर्मेट तो ये, बाकी बातें समझाने की बातें तो बाद में, फॉर्मेट समझ में आ चुका है। मैं काम करता हूं, आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, मुझे पूरा बना के दिखाएंगे। अब पूरे का एक एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल नंबर क्या चल रहा है मेरा? 9। आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 9। मुश्किल तो नहीं लग रहा बच्चों चैप्टर? लिखो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, पहले रॉ मटेरियल 10,000 और 12,000, उसके बाद WIP 20,000 और 18,000, इसके बाद फिनिश गुड्स 30,000 और 20,000। अब परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल 1,00,000 रुपए, डायरेक्ट लेबर 70,000 रुपए, डायरेक्ट लेबर के बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस रुपीज 20,000 रुपए, फैक्ट्री ओवरहेड 2,00,000 रुपए, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट 70,000 रुपए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट 30,000 रुपए, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू फैक्ट्री 30,000 रुपए, अदर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 10,000 रुपए, पैकिंग कॉस्ट प्राइमरी पैकिंग की बात कर रहा हूं 10,000 रुपए, पैकिंग कॉस्ट सेकेंडरी 5,000 रुपए, सेल ऑफ प्राइमरी पैकिंग 1,000 रुपए,
सेलिंग ओवरहेड 50,000 रुपए, प्रॉफिट 20,000 रुपए। अब सेल इतना गलत ना हो जाता कहीं। प्रिपेयर कोस्ट शीट, आप कोस्ट शीट बनाकर दिखाएं। चलें, अब आ जाओ, करते हैं कोस्ट शीट। पूरा फॉर्मेट ही लिख लो यहां पर, जल्दी कैसे लिखोगे, फॉर्मेट लिखना शुरू करो। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये क्या चीज आएगी, मटेरियल कंज्यूम्ड कंज्यूम्ड। फिर डायरेक्ट लेबर, जल्दी बताओ क्या क्या आता था उसके बाद। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या बन जाएगी ये, प्राइम कोस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड क्या बन जाएगी ये, ग्रोस फैक्ट्री कोस्ट। अब आगे प्लस, बोलो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। ये क्या बन जाएगी, फैक्ट्री कोस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन प्लस कौन कौन से थे, क्वालिटी कंट्रोल कोस्ट प्लस क्वालिटी कंट्रोल के बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्लस प्राइमरी पैकिंग माइनस सेल ऑफ प्राइमरी पैकिंग। ये क्या बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। यस, आएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। गधे हैं बिल्कुल, पता नहीं क्या लिख रहे हैं, कुछ बोलते ही नहीं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये क्या बन जाएगा, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्या बन जाएगा ये, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब आगे चलो, प्लस सेलिंग ओवरहेड प्लस एडमिनिस्ट्रेशन नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन प्लस, बोलो जल्दी, सेकेंडरी पैकिंग। ये क्या बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसमें फिर ऐड होगा प्रॉफिट, तो क्या बनेगा, सेल्स। यहां तक पहले फॉर्मेट बनाए सारे जने। अब आपके पास जो जो डाटा दिया था वो देखते चले जाए। सबसे पहले रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग 10-12, 10,000
और 12,000। उसके बाद क्या गिवन है? फिनिश गुड्स WIP 20,000 एंड 18,000। फिर फिनिश गुड्स 30-20 और 20,000। ठीक है यहां तक। अब आगे रॉ मेटेरियल परचेज 1,00,000, लेबर 70। 1,00,000 का मटेरियल, लेबर 70,000 रुपए की, खर्चे 20,000 रुपए के। फैक्ट्री ओवरहेड 2, क्वालिटी कंट्रोल को 70,000। फैक्ट्री ओवरहेड 2,00,000 और क्वालिटी कंट्रोल को 70,000। रिसर्च एंड डेवलपमेंट 30। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन 30। आगे अदर 10। अदर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। प्राइमरी पैकिंग 10, सेकेंडरी पैकिंग 5। प्राइमरी पैकिंग 10, सेकेंडरी पैकिंग 5,000। सेल ऑफ प्राइमरी पैकिंग 1, सेलिंग ओवरहेड भी 50। 1,000 सेलिंग ओवरहेड 50,000। प्रॉफिट 20,000। करें आ जाओ। 1 10 ये 1 10 2 चले गए 98। मटेरियल कंज्यूम आ गया। प्राइम कॉस्ट कितनी आ गई? 188। ये कितनी आ गई? 388 प्लस 2 हो गया 390। 390 आ गया ना? 390। चलो ये प्लस माइनस करके बताओ। 1,000 माइनस करना इसमें से। 1,000 माइनस किया है ना, कितना आया? 529। अब 30 करो। 559 माइनस करो 20। 539 प्लस करो ये सब 6,40,000। 6,04,000 प्लस करो 20,000। 6,24,000। क्या आपको समझ में आ गया? हाँ, अगर क्वेश्चन में कभी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के बारे में ना कहा गया हो क्या मानूं, तो हमेशा माने रिलेटेड टू फैक्ट्री। आपको लिखवा देता हूं, नोट लिखे, नोट थ्योरी में लिखे नोट। इफ नथिंग मेंशन इन द क्वेश्चन administration overhead related to production or not, then always assume that administration overhead related to production। समझ में आ गया ना? इससे क्या फर्क पड़ेगा? आप लोगों को अगर यहां तक मेरी बात समझ में आ गई हो तो मैं आगे अपनी बातों को बढ़ाना शुरू करूं। मुझे लगता है अभी तो कल तक का ही काम कंप्लीट हुआ है। दोबारा हमने कुछ नहीं किया अभी तक। रिकंसिलेशन और कोस्ट शीट के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें सीखी हैं। एक काम करते हैं, मेरी बात को पहले समझने की कोशिश करें। ये इनका फाइनल अकाउंट था। मैं इनका पूरा प्रोसेस बताता हूं। अब वो चलते कैसे हैं ये लोग। ये ना सामान खरीदते रहते हैं और एक स्टोर बना लेते हैं, स्टोर में रखते रहते हैं। सामान खरीदिए कहां रखते रहते हैं? स्टोर में। क्लियर? मान लो मैंने सामान खरीदा, स्टोर में आ गया, सामान खरीदा, स्टोर में आ गया, सामान खरीदा, स्टोर में आ गया। स्टोर में एक आदमी को बिठा देते हैं। वो आदमी जहां जहां काम हो रहा होता है वहां वहां सामान भेजता रहता है।
मेरी बात समझ आई? मान लो 100 300 का सामान आ गया स्टोर में। अब जहां प्रोडक्शन हो रही है वहां पर मटेरियल जाता है यहां से। मेरी बात समझ में आ गई? सबसे पहले स्टोर में सामान आता है, ऐसी एक लेबर डिपार्टमेंट होता है, वहां से लेबर की पेमेंट्स की जाती है सारी, फिर जिसे लेबर चाहिए होती है वो यहां से लेकर जाता है। मेरी बात से अभी मैं खर्चों की बात नहीं करता, पहले यहां तक समझ में आ गई? मतलब स्टोर में सामान आ गया, डायरेक्ट मटेरियल यहां से इशू हो जाता है। कौन सा मटेरियल इशू हो जाता है? डायरेक्ट। यहां से लेबर इकट्ठी आ गई, डायरेक्ट लेबर यहां से आती है। अभी मैंने खर्चों की तो बात की ही नहीं, क्लियर? तो क्या बन गई ये? प्राइम कॉस्ट। हां या ना? फिर ये कौन सा मटेरियल यहां से निकला? डायरेक्ट। यहां से कौन सी लेबर निकली? डायरेक्ट। इनडायरेक्ट मटेरियल यहां बैठा रहता है, इनडायरेक्ट लेबर अभी यहां रहती है। मेरी बात समझ में आ गई? छाटा जाता है इनडायरेक्ट मटेरियल में से, कौन सी फैक्ट्री वाली होगी वो फैक्ट्री में चली जाती है, जो एडमिनिस्ट्रेशन वाली होगी वो एडमिनिस्ट्रेशन में, जो सेलिंग वाली होगी वो सेलिंग ओवरहेड में चली जाती है। ऐसी लेबर इनडायरेक्ट जो फैक्ट्री वाली है फैक्ट्री में, एडमिनिस्ट्रेशन वाली एडमिनिस्ट्रेशन में, और सेलिंग वाली सेलिंग में। कोई डाउट? बोलो बच्चों। सबसे पहले क्या किया जाता है? स्टोर में सामान लाया जाता है सारा, स्टोर में सामान लाकर सारा सामान रख दिया जाता है, फिर इसमें से डायरेक्ट मटेरियल जाकर शॉप पर चला जाता है। शॉप फ्लोर बोलते हैं जहां पर काम हो रहा है। इसमें से डायरेक्ट लेबर उठकर चली जाती है। अब इस स्टोर के अंदर सिर्फ इनडायरेक्ट रह गए हैं, और जो वेजेस वाला डिपार्टमेंट था ये, उसके अंदर सिर्फ इनडायरेक्ट लेबर रह गई है। मेरी बात समझ में आ रही है? उसको फिर अलग किया जाता है जी, जो फैक्ट्री में जाना है इनमें से फैक्ट्री में जाओ। जैसे मटेरियल है, अब ग्रीस लगती है मशीन के अंदर, तो वो फैक्ट्री में ही जाएगी ना ग्रीस, तो फैक्ट्री में चली गई। अब चाय बनानी है, ऑफिस में बैठ के चाय बन रही है, ऑफिस में जा रही है चाय, वहां पे मिलने वाले आ रहे हैं, ऑफिस में जा रही है, तो उसका इनडायरेक्ट मटेरियल चाय के लिए सामान तो लगेगा ना, चीनी पत्ती, वो भी स्टोर में रखा हुआ है, ग्रीस भी स्टोर में रखी हुई है, तो ग्रीस तो कहां चली गई? फैक्ट्री में। जो ऑफिस के लिए चाय पत्ती, या मैं कह दूं ऑफिस में पेन कॉपी यूज हो रही है, पेन कॉपी कहां रखे हुए हैं? स्टोर में, वो यहां चले गए। अब एक बच्चा तो सो ही रहा है। दूसरा, आगे अगली बात, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो सेल्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड होते हैं, तो वो सारी मटेरियल कहां चले जाएंगे? सेल्स वाले में। तीनों में सामान पहुंचा दिया। सेम ऐसे ही लेबर, जो लेबर काम करती है फैक्ट्री में वो फैक्ट्री में चली जाती है। चलो ना यार, जो लेबर फैक्ट्री में काम करती है वो फैक्ट्री में चली जाती है, जो एडमिनिस्ट्रेशन में काम करती है वो एडमिनिस्ट्रेशन में, जो सेलिंग में काम करती है वो सेलिंग में। ठीक है? फिर बिल्कुल कॉस्ट शीट की तरह ये तीन तरफ डिवाइड हो गए। फैक्ट्री वाले पैसे कहां चले जाते होंगे? प्राइम कॉस्ट के पास। क्या बन जाती होगी इसमें से? एडमिनिस्ट्रेशन वाले कुछ यहां चले जाते होंगे और कुछ यहां। ऐसे ही सेलिंग वाले। ये कुछ प्रोसेस है इनका जो मैंने आपको सिखाने की, बताने की कोशिश की है। पहले किस किस को मेरी बात समझ में आती है? पक्का? मतलब मैं दोबारा बताता हूं एक छोटी सी बात, सोचो। सबसे पहले WIP, सबसे पहले स्टॉक तो WIP का आता है ना, खैर उसको छोड़ के WIP के बाद फिनिश गुड्स, और फिनिश गुड्स के बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स। मैं कुछ करना चाह रहा हूं, मेरी बात ध्यान से समझना। ये स्टोर है, स्टोर में सारा सामान आ रहा है, कौन सा? डायरेक्ट वाला भी और इनडायरेक्ट वाला भी। ये वेजिस है, मैं भी खर्चों की बात नहीं कर रहा, सिर्फ वेजिस है, डायरेक्ट वाली भी और इनडायरेक्ट वाली भी। हम क्या करते हैं? डायरेक्ट मटेरियल को उठाकर भेज देते हैं WIP के लिए,
डायरेक्ट वेजेस को भी भेज देते हैं। मैं मान के चल रहा हूं अभी खर्चे नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर तो यहां से निकल जाते हैं डब्ल्यूआईपी के लिए। जो इनडायरेक्ट मटेरियल है, ओहो, जो इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है, ये आगे अपने पार्ट बना लेते हैं। कौन कौन से? फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग। फैक्ट्री ओवरहेड भी निकल चलते हैं डब्ल्यूआईपी के लिए। डब्ल्यूआईपी की वैल्यू सोचो कैसे करते थे, अब फैक्ट्री ओवरहेड आ जाते थे ना उसमें, हाँ या ना? आप डब्ल्यूआईपी की वैल्यू कैसे करते थे? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एक्सपेंसिव, प्राइम कॉस्ट और उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ देते थे, उसके बाद ही तो डब्ल्यूआईपी की वैल्यू करते थे। यहां हो जाता है डब्ल्यूआईपी पूरा तैयार, ठीक है। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू, बोलो जल्दी, रिलेटेड टू फैक्ट्री, हाँ या ना? फिर किसकी वैल्यू हो जाती है वो? फिनिश गुड्स की। और उसके बाद बताओ, अपने को मेरी बात समझ में आ गई ना? ये एडमिनिस्ट्रेशन में रिलेटेड टू फैक्ट्री यहां चला गया, रिलेटेड टू फैक्ट्री। तो क्या बन जाता है? फिनिश गुड्स। डब्ल्यूआईपी से फिनिश गुड्स बन गया। अब फिनिश गुड्स से कॉस्ट ऑफ सेल में एडमिनिस्ट्रेशन और नॉट रिलेटेड टू फैक्ट्री और सेलिंग ओवरहेड दोनों पहुंच जाते हैं इधर। तो क्या बन जाता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। पहले किस किस को मेरी ये बात समझ में आती है? पक्का? चलो, आप ना कैश की जगह पर वर्ड यूज करेंगे जर्नल लेजर। क्या वर्ड यूज करेंगे? जर्नल लेजर। बाकी कुछ नहीं, अभी काम खत्म हो जाएगा। स्टोर है, आराम से, ये स्टोर है। स्टोर के अंदर सामान आया, डायरेक्ट मटेरियल खरीद कर लाए, क्या एंट्री बननी चाहिए? डायरेक्ट मटेरियल खरीद कर लाए। यहां पे एंट्री बनती है स्टोर अकाउंट डेबिट। स्टोर में सामान आ गया, बैंक की जगह पर क्या यूज करना है अपने? जर्नल लेजर। इनडायरेक्ट सामान खरीद कर लाए, स्टोर अकाउंट डेबिट टू जर्नल लेजर। स्टोर के अंदर सामान आ गया। अब आपको समझ में आ गई, स्टोर में 100 का सामान आ गया, स्टोर में 100 का सामान आ गया, 200 रुपए का सामान आ गया, हाँ या ना? अब इसमें से डायरेक्ट मटेरियल चला गया डब्ल्यूआईपी के पास। जल्दी बताओ क्या होगा? ये डब्ल्यूआईपी है, जहां पे सामान डब्ल्यूआईपी तैयार होगा। क्या एंट्री बनेगी? डब्ल्यूआईपी अकाउंट डेबिट टू स्टोर। मुझे नहीं लगती कोई मुश्किल वाली बात है, बोलो बच्चों। यहीं से मैं वेजेस की भी बना देता हूं। वेजेस, डायरेक्ट वेजेस पे की, वेजेस अकाउंट डेबिट टू जर्नल लेजर। इनडायरेक्ट वेजेस पे की, वेजेस अकाउंट डेबिट टू जर्नल लेजर। यहां तक किसी से मेरी बात समझ में आ गई? डायरेक्ट वेजेस यहां से उठी और कहां चली जाएंगी? डब्ल्यूआईपी पे, क्योंकि प्राइम कॉस्ट तो पहले यहां पहुंचाओ ना। क्या एंट्री बनेगी? डब्ल्यूआईपी अकाउंट डेबिट टू वेजेस। कोई डाउट है? वैसे तो खर्चों की भी बात करनी थी, लेकिन मैं बाद में बात करूंगा यहां पे खर्चों की। यहां तक समझ में आ गई आपको? यहां से अब इनडायरेक्ट मटेरियल उठेगा और चला जाएगा फैक्ट्री में। क्या एंट्री बनेगी? यहां पे फैक्ट्री वाला बैठा है, एडमिनिस्ट्रेशन वाला बैठा है और सेलिंग वाला बैठा है। मुझे बताओ, फैक्ट्री में जाके क्या एंड बनेगी? फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू स्टोर। अगर एडमिनिस्ट्रेशन में चला गया तो एडमिनिस्ट्रेशन टू स्टोर, और अगर सेलिंग में चला गया तो सेलिंग टू स्टोर। बोलो बच्चों, ऐसी वेजेस है, फैक्ट्री टू वेजेस, एडमिनिस्ट्रेशन टू वेजेस,
सेलिंग टू वेजेस। क्या यहां पे इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट जो लेबर है ये भी पूरी खत्म होगी या नहीं होगी? डायरेक्ट तो पहले ही डब्ल्यूआईपी में चला गया था और इनडायरेक्ट कहां चले गए हैं? फैक्ट्री में, एडमिनिस्ट्रेशन में, सेलिंग में। कोई डाउट बच्चों? अब फैक्ट्री ओवरहेड कहां जाएगा? डब्ल्यूआईपी में। अल्टीमेटली सारी कॉस्ट जुड़नी वहीं जाके हैं। क्या एंट्री बनेगी? डब्ल्यूआईपी अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड। भाई आपने पहले फैक्ट्री ओवरहेड में डाला, फिर फैक्ट्री ओवरहेड को लाके दोबारा डब्ल्यूआईपी में जोड़ दिया, पहुंच गए ना डब्ल्यूआईपी में। डब्ल्यूआईपी तैयार। अब डब्ल्यूआईपी से तैयार होकर जब सामान बनेगा फिनिश गुड्स का, तो अब डब्ल्यूआईपी खत्म। पहली एंट्री तो बनेगी फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यूआईपी। अब डब्ल्यूआईपी भी खत्म हो गया ना, अब क्या बन गया? फिनिश गुड्स। इधर से एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड पहुंच जाएंगे। क्या एंट्री बनाएंगे? फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। बोलो बच्चों। अब इधर से आगे बनना है क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। कैसे बनाओगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स खत्म। ये भी जो बच गए हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। जो सेलिंग ओवरहेड है, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेलिंग ओवरहेड। पीछे के सारे खाते खत्म होते जा रहे हैं। अब क्या बन गया आपके पास? कॉस्ट ऑफ सेल्स। बाद में ये कॉस्टिंग P&L में चला जाएगा। पहले किस किस को मेरी ये बात समझ में आ गई? पक्का? डायरेक्ट एक्सपेंसेस का और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का ऐसे कोई खाता नहीं बनता। अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस किए जाएं तो सीधे यहां पे डाले जाते हैं और एंट्री क्या बनेगी? डब्ल्यूआईपी अकाउंट डेबिट टू जर्नल लेजर। वैसे आपको यही डायरेक्ट एंट्री बन गई ना। वैसे तो आप बनाते डायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू जर्नल लेजर, फिर डब्ल्यूआईपी अकाउंट डेबिट टू जर्नल लेजर, डायरेक्ट बनती है इसकी एंट्री। ऐसे ही फैक्ट्री ओवरहेड इनडायरेक्ट खर्चे किए गए, टू जर्नल लेजर, टू जर्नल लेजर, टू जर्नल लेजर। पहले यहां तक किसको समझ में आ गई है बात? पक्का? मैं चलूं आगे? सोच लो अभी भी सोच लो, मैं तभी आगे बढ़ूं। मैं एक काम करता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी भी कुछ बात करनी चाहिए। मुझे ना पहले ये बात लिखवा देनी चाहिए, शायद आपको थ्योरी में ज्यादा समझ में आ जाए ये बात। लिखना शुरू करें। कॉस्ट बुक कीपिंग। कॉस्ट बुक कीपिंग। कॉस्ट की किताबें कैसे रखी जाती हैं, मेरी ये डिस्कशन चल रही है। ये कॉस्ट शीट के जरिए ही समझ में आ सकती थी। फॉर द कंट्रोल पर्पस। कौन से पर्पस के लिए? कंट्रोल पर्पस। वी प्रिपेयर कॉस्ट बुक्स। कंट्रोल करने के लिए कैसे, मैं आपको बताता हूं। जैसे मेरे पास टोटल 200 रुपए का सामान आया था, 100 रुपए का डायरेक्ट, 100 रुपए का इनडायरेक्ट। 100 का मैंने डब्ल्यूआईपी में भेज दिया और 100 का मैंने फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग में भेज दिया। इससे यह कंट्रोल हो जाएगा कि मेरा स्टोर खाली हो चुका है। अगर मैंने इधर 100 का भेजा होगा, इधर 80 का भेजा होगा, तो 20 का स्टोर में बचा पड़ा होना चाहिए। इससे कंट्रोल हो जाता है कि हमारा मटेरियल चोरी नहीं होता। फॉर द कंट्रोल पर्पस वी प्रिपेयर कॉस्ट बुक्स। टू मेथड्स आर अवेलेबल फॉर प्रिपेयरिंग कॉस्ट बुक्स। कॉस्ट बुक्स बनाने के दो तरीके अवेलेबल हैं। मैं पहले भी आपको एक ही करवा रहा हूं, जिसका नाम है नॉन इंटीग्रल मेथड। नॉन इंटीग्रल मेथड जो भी मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं भी बताऊंगा क्या होता है नॉन इंटीग्रल। और दूसरा है इंटीग्रल मेथड। मैं पहले आपको यह बता दूं, नॉन इंटीग्रल मेथड के अंदर प्रॉफिट्स नहीं निकाले जाते।
फाइनेंशियल बुक्स अलग बनाई जाती हैं, जबकि इंटीग्रल मेथड इन्होंने बनाया था कि प्रॉफिट भी बीच में ही निकल जाएंगे। अभी तक मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, प्रॉफिट्स बीच में नहीं निकल पा रहे हैं। मैं भी आपको नॉन इंटीग्रल मेथड सिखा रहा हूं। नॉन इंटीग्रल मेथड में सिर्फ कॉस्ट बुक्स होती हैं, फाइनेंशियल बुक्स इंक्लूड्स नहीं होती। सिर्फ कॉस्ट कंट्रोल के लिए बनता है कॉस्ट इंटीग्रल मेथड। मैं लिखवा देता हूं, समझा बाद में दूंगा, इसे लिखें। इन नॉन इंटीग्रल मेथड only cost can be calculated, only cost can be calculated, सिर्फ कॉस्ट कैलकुलेट की जा सकती है। इन इंटीग्रल मेथड कॉस्ट एंड प्रॉफिट बोथ कैन बी कैलकुलेटेड। मैं आपको बता रहा हूं, इन्होंने पता क्यों बनाया था ये, ताकि ये सीए को पीछे छोड़ पाए और आगे निकल जाएं। लेकिन ये ओधे मुंह पड़ा, किस काम के नहीं, बिल्कुल बेकार है सब। आपको दिखाऊंगा, मैंने तो यूज होते नहीं देखे कहीं। चलो, कोशिश तो बनती देखिए, ये कोई यूज होते नहीं देखी, जर्नल एंट्री या लेजर यूज होते नहीं देखी। आगे, फॉलोइंग जर्नल entries are prepared in case of non-integral method। नॉन इंटीग्रल मेथड में ये सब जर्नल एंट्रियां बनती हैं। मैं आपको बनाना सिखा रहा हूं। पहले फर्स्ट मटेरियल की बातें करते हैं सारी। मटेरियल परचेज किया, जल्दी बोलो, डायरेक्ट मटेरियल परचेज, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इकट्ठा ही लिख दूं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मटेरियल परचेज, जल्दी बोलो क्या एंट्री बनेगी। डायरेक्ट मटेरियल या इनडायरेक्ट मटेरियल परचेज की एंट्री बताओ। स्टोर अकाउंट डेबिट टू जर्नल लेजर, तो लिखें स्टोर। वैसे ना ये सबके आगे लेजर कंट्रोल वर्ड लगाते हैं कि हम स्टोर लेजर कंट्रोल, हम स्टोर की लेजर बना रहे हैं कंट्रोल पर्पस के लिए, ऐसे लिखते हैं ये, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये हो गया, आपने मटेरियल खरीद लिया, स्टोर में सामान आ गया। जर्नल लेजर तो अकाउंट ही बेकार है, स्टोर में सामान आ गया। अब बी, डायरेक्ट मटेरियल इशूड, डायरेक्ट मटेरियल इशूड, मटेरियल इशूड, जल्दी बताएं, डायरेक्ट मटेरियल इशू किया गया तो क्या होना चाहिए। डायरेक्ट मटेरियल इशू WIP लेजर कंट्रोल, WIP डेबिट हो गया। देखो प्लीज, अगर कोई बात ना समझ में आए तो मुझसे पूछते रहना यार। टू स्टोर लेजर कंट्रोल, स्टोर खत्म हो गया। सी, इनडायरेक्ट मटेरियल इशूड, हाँ जी, इनडायरेक्ट मटेरियल या तो फैक्ट्री में जाएगा या एडमिनिस्ट्रेशन में या सेलिंग में, तो लिखें फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल लेजर कंट्रोल, फैक्ट्री ओवरहेड लेजर कंट्रोल। पीछे लेजर कंट्रोल तो जरूर लगाते हैं, लेजर कंट्रोल डेबिट। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड लेजर कंट्रोल, सेलिंग ओवरहेड लेजर कंट्रोल।
टू, क्या लिखूं? स्टोर लेजर कंट्रोल, स्टोर कम हो गया, बोलो बच्चों, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। चलो और लिख के दिखाता हूं वैसे एक बार, शायद वैसे मैंने सिखाई तो नहीं, आप शायद कर पाए। परचेज रिटर्न, माल वापस कर दिया, क्या एंट्री बनेगी परचेज रिटर्न? परचेज किया तो क्या एंट्री थी? स्टोर में सामान आया था, अब वापस कर दो। जर्नल लेजर अकाउंट डेबिट टू स्टोर, जब सामान आया था तो स्टोर डेबिट हुआ था, जब सामान वापस करोगे तो स्टोर क्रेडिट हो जाएगा। लिखे परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, क्या एंट्री बनेगी जल्दी बोलो? जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, आप समझिए ये कैश अकाउंट है, टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये चैप्टर जब खत्म होगा ना तब इसके बारे में मैं आपसे बड़ी डिटेल डिस्कशन करूंगा। अभी तो मैं हल्का हल्का बेस बनाता जा रहा हूं कि थोड़ा ये पता, थोड़ा ये पता, थोड़ा पता, बाद में जब जोड़ूंगा तब दिखाऊंगा इसे क्या घाटे क्या फायदे, बेकार की चीज पढ़ रहे हैं हम बैठ के। कोई डाउट? ई गुड्स रिटर्न फ्रॉम शो फ्लोर, पहले आप मेरी बात समझो, इसका मतलब क्या है? आपने सामान WIP को दिया था ना, डायरेक्ट मेटेरियल इशू किया था, तो आपने क्या एंट्री बनाई थी? WIP अकाउंट डेबिट टू स्टोर। अब वहां से वापस आ गया, वो जहां पे भेजा था ना सामान बनने के लिए, उनको पसंद नहीं आया, कह रहे तो बेकार सामान है जी, वापस पकड़ो अपना सामान, तो क्या एंट्री बनेगी? स्टोर अकाउंट डेबिट टू WIP, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट। मैंने मटेरियल से रिलेटेड कुछ बातें आपको बताई, मुझे लगता है अब थोड़ी क्लैरिटी बन गई होगी इसके बारे में कि डायरेक्ट मटेरियल परचेज किया, इनडायरेक्ट मटेरियल परचेज किया, डायरेक्ट मटेरियल इशू किया, इनडायरेक्ट मटेरियल इशू किया, परचेज रिटर्न, गुड्स रिटर्न फ्रॉम शॉप फ्लोर। आगे लिखते हैं, सेकंड वेजेस के बारे में बातें करते हैं। अब वेजेस के बारे में, वेजेस ए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेजेस पेड। आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेजेस पे की, जल्दी बताओ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेजेस पे की। वेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट, हो गया वेजेस। अब डायरेक्ट वेजेस चार्ज्ड, डायरेक्ट वेजेस चार्ज, डायरेक्ट वेजेस चार्ज की गई, जल्दी बोलो। WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट। सी इनडायरेक्ट वेजेस चार्ज्ड, इनडायरेक्ट वेजेस चार्ज, जल्दी बोलो। इनडायरेक्ट वेजेस कहां जाएगी? फैक्ट्री में, एडमिनिस्ट्रेशन में, सेलिंग में। लिखे फैक्ट्री ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, सेलिंग ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट
टू वेजेस लेजर कंट्रोल। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई है? बोलो बच्चों। एक्सपेंसेस की बात करते हैं, मैंने दो बातें करनी ना, अब खर्चों की बातें करते हैं। थर्ड, एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस पेड। इसका कोई अकाउंट तो बनाना नहीं है, सीधा जाएगा। क्या एंट्री बनाऊं? WIP अकाउंट डेबिट टू जर्नल लेजर। बोलो बच्चों, WIP अकाउंट डेबिट टू जर्नल लेजर लिखे। WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। B, indirect expenses paid। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किससे रिलेटेड हो सकते हैं? बोलो। फैक्ट्री ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, आगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, सेलिंग ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट्स। कोई डाउट है बच्चों किसी को? बोलो। किसी ने कुछ पूछना है इसमें? आप अब तक कर चुके हैं मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस के बारे में। सबसे पहले तो हमने क्या किया है, डायरेक्ट वाले सब एक तरफ करके WIP में डाल चुके हैं और इनडायरेक्ट वाले सारे एक तरफ करके फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग बना चुके हैं। हाँ या ना? सभी डायरेक्ट वाले मिलाकर हम WIP में डाल चुके हैं और इनडायरेक्ट वाले फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन या सेलिंग बन चुके हैं। अब आपके पास अगर मैं देखूं तो 4 हेड बने हुए हैं। एक WIP जिसके अंदर मटेरियल लेबर खर्चे गए हुए हैं, एक आपके पास हेड बना हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड, एक हेड बना हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और एक हेड बना हुआ है सेलिंग ओवरहेड। अब आपके पास ये 4 खाते बचे हुए हैं इस पूरी एंट्री उसके बीच में। मेरी बात समझ में आ रही है? आप मेरी बात से देखो, स्टोर को पहले डेबिट किया, बाद में स्टोर को क्रेडिट कर दिया, कुछ तो डाल दिया WIP में और कुछ डाल दिया फैक्ट्री एडमिशन सेलिंग में। तो स्टोर का खाता तो खत्म है ना, बचा कौन सा खाता हुआ है? WIP, फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग। बोलो यार। फिर वेजेस अकाउंट एंट्रियां बनाई, वेजेस अकाउंट पहले डेबिट किया बाद में क्रेडिट कर दिया, वेजेस तो खत्म कर दिया। वहां से 4 खाते बने, WIP, फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग। डायरेक्ट खर्चों में 4 खाते बने, WIP, फैक्ट्री एडमिशन, सेलिंग। अब आपके 4 ही खाते बचे हुए हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? अब 4 खातों के बाद अब लिखे 4th ट्रांसफर एंट्रीज। ट्रांसफर एंट्रीज। अब मैं फैक्ट्री को भी इन सबको एक एक को खत्म करता हुआ चला जाऊंगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अब मैं एक एक को खत्म करता हुआ जाऊंगा। अब फैक्ट्री को डालो सबसे पहले। कहां पर डालेंगे फैक्ट्री को? WIP में, ठीक है ना? लिखिए फैक्ट्री ओवरहेड ट्रांसफर टू WIP, या इसको ऐसे लिख सकते हैं फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड, या ऐसे लिख सकते हैं यहां फैक्ट्री और एब्जॉर्ब्ड ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना? फैक्ट्री ओवरहेड ट्रांसफर टू WIP, या ऐसे लिखते हैं फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड। क्या एंट्री बनेगी? WIP अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड, WIP लेजर कंट्रोल
और फैक्ट्री ओवरहेड लेजर कंट्रोल। किस किस को मेरी ये बात समझ में आ गई कि आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड का खाता खत्म हो गया। अब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को भी, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू, नहीं ये थोड़ी ना आएगा अभी। आप तो आपका फैक्ट्री ओवरहेड बन गया ना अब आपका, अब फैक्ट्री ओवरहेड, अब आपका डब्ल्यूआईपी बन गया। अब हमें क्या करना है, डब्ल्यूआईपी खत्म करके फिनिश में पहुंचना है, और इधर से एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो रिलेटेड टू प्रोडक्शन होंगे वो भी फिनिश में आ जाएंगे। मेरी बात समझ में आ गई है। अब डब्ल्यूआईपी का खाता भी खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म करोगे आप लोग, डब्ल्यूआईपी ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यूआईपी लेजर कंट्रोल। और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन एब्जॉर्ब्ड। एब्जॉर्ब्ड का मतलब समझ गए ना आप, कहां जाएंगे ये, फिनिश गुड्स में क्या एंट्री बनेगी, फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट्स। आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी चले गए। अब आप पहुंच चुके हो फिनिश गुड्स को आगे ले जाने के लिए। अब फिनिश गुड्स को कहां लेकर जाएंगे आप, कॉस्ट ऑफ सेल्स में। फिनिश गुड्स से कॉस्ट ऑफ सेल्स बनेगी, बनाएं कैसे बनाओगे, फिनिश गुड्स ट्रांसफर टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्या एंट्री बनेगी, जल्दी बोलो क्या एंट्री बनेगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल। फिनिश गुड्स में जैसे ही सामान पहुंचा तो फिनिश गुड्स में और चीजें भी पहुंच जाएंगी। कौन कौन सी, सेलिंग ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। तो चलो सेलिंग ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड, क्या एंट्री बनाओ, कॉस्ट ऑफ सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सेलिंग ओवरहेड लेजर कंट्रोल। ई के बाद एफ, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन भी यहीं चले जाएंगे, हाँ या ना, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, एब्जॉर्ब्ड, इनको एब्जॉर्ब करो। कैसे करोगे जल्दी, कॉस्ट ऑफ सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड लेजर कंट्रोल। जी अब कॉस्ट ऑफ सेल्स पूरी तैयार हो गई। कॉस्ट ऑफ सेल्स को कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट में डाल देंगे, लिखें कॉस्ट ऑफ सेल्स ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट।
क्या एंट्री बनेगी? कोस्टिंग पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। मैं काम करता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि एक बार या तो आप इसको पढ़ाना, मैं फिर अगली क्लास में आपको इसका एग्जाम्पल कराऊं, एक बार पढ़ के आना, ठीक है? ओके बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आप सभी लोग इसे अच्छे से रिवाइज करके आएंगे। अगली क्लास में मिलते हैं आगे इसके एग्जाम्पल्स के साथ।